हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए केसलेट डीआई एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही थी। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो डीआई नहीं केसलेट डीआई है। आपको पैराग्राफ को देखते ही क्लियर हो रहा होगा कि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कोई ग्राफ मेंशन नहीं है। अगर ग्राफ मेंशन होता है तो हमारी डीआई क्या होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होती है। और अगर आपको एक पैराग्राफ समरी बेस पे डाटा दिया जाता है तो उसे हम केसलेट डीआई बोलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो केसलेट डीआई है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि केसलेट डीआई को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, किस अप्रोच से हम केसलेट डीआई को सॉल्व करें, तो सबसे पहले देखिए, जब भी एग्जाम में हमारे पास केसलेट डीआई आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पैराग्राफ को बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रीड करना होता है। अब सबसे मेन चीज इसमें एक चीज और बताती हूँ कि हमारे पास जो पैराग्राफ में डाटा होता है, ठीक है, वो क्या है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज में हो सकता है। जैसे कि हम जब पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे तो उस डाटा को जब हम कलेक्ट करेंगे तो वो एक टेबल फॉर्म में कलेक्ट होगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में डाटा हमारा क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जब हम डाटा को क्या है, रीड करके पढ़ रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं डाटा कि हमें हर लाइन से कौन सा डाटा मिल रहा है, किस टाइप का, जो हमारे आगे क्वेश्चंस के लिए यूज होगा, तो उसको अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपकी जो केसलेट डीआई है वो आती है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप अगर हम कहें जिसके 90% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, टेबल फॉर्म। जो आपकी ये डीआई है यानी जो ये पैराग्राफ है, जब इसके डाटा को हम कलेक्ट करेंगे तो वो एक टेबल फॉर्म में ड्रॉ होता है। ठीक है, तो उसे क्या है, हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये जो डाटा है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, टेबल फॉर्म में। सेकेंड आपके पास किस टाइप की आ सकती है, अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड टाइप आपके पास जो डाटा है वो वेन डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो आपके पास जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कोई भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अगर हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज, ठीक है, तो उसमें हम डाटा को किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को हम एरो के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे डेज के अकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाता है या स्टेज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ, ठीक है, किसी भी रिस्पेक्ट में, तो वहां पर हमारा डाटा किसके रिस्पेक्ट में हम शो करते हैं, एरो के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। तो आपके पास आपको ये सबसे पहले देखना है कि जो हमारी डीआई है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसका डाटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, केसलेट डीआई की हम बात करेंगे। जब हम पैराग्राफ रीड करने लगते हैं तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन रीड करने के बाद हमें ये ऑब्जर्व हो जाता है कि किस टाइप का डाटा है, यानी किस कॉन्सेप्ट पे बेस हमारी केसलेट डीआई है। वो किसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे भी बेस हो सकती है, जैसे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी हो सकती है, परसेंटेज पे भी हो सकती है, रेशियो पे बेस भी हो सकती है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, किसी भी टॉपिक पे, और इवन कंबाइंड टॉपिक पे बेस भी हो सकती है, जैसे आपके 2018 में एसबीआई पीओ के प्री एग्जाम में आई थी। ठीक है, तो आईबीपीएस अगर हम बात करें एएफओ में भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी लेवल की आती है, बहुत ही हम बात करें डाटा बहुत सिंपल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें डीआई जो है, केसलेट डीआई जो है, उसका डाटा हमें सबसे पहले ये देखना है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, टेबल फॉर्म में हो रहा है या किसी और डिफरेंट फॉर्म में। सेकंड, हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि जो हमारा डाटा है उसका हमें एक सिंगल सॉल्यूशन, यानी इस केसलेट डीआई का हमें एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना है या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, हम स्टार्टिंग के कुछ लाइन से ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि डाटा किस टाइप का है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे कि इसके बिहाफ पे, यानी इस जो हमारे को पैराग्राफ दिया गया है इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनमें किस टाइप का डाटा हमसे पूछा गया है और उसमें हमारे को एक सिंगल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। रीजन बताती हूँ क्या। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, वहीं पर आपके पास कुछ डाटा समझ आएगा कि सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या है और हमें क्यों जनरेट करना है और क्यों नहीं जनरेट करना है, किस केस में करना होगा और किस केस में नहीं करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास फर्स्ट हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, द प्रीमाइसेस ऑफ स्कूल इज रेनोवेटेड। ठीक है, स्कूल का जो एरिया है एक तरीके से उसे रेनोवेट किया जा रहा है। ठीक है, द रेनोवेशन इज इन टर्म्स ऑफ फ्लोरिंग। जो रेनोवेशन है वो किसके टर्म्स में है, रेनोवेशन बहुत टाइप का हो सकता है, वो फ्लोरिंग की टर्म्स में है, यानी फ्लोर पे जो भी रेनोवेशन हो रहा है वो फ्लोर पे हो रहा है। ठीक है, टाइल्स बिछाने का हो सकता है, कारपेट का हो सकता है, किसी भी टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को लाइन दी है,
सर्टेन एरिया ऑफ द फ्लोर इधर विद द मार्बल और वुड। आपके पास सबसे पहले तो एक चीज क्लियर होती है, जब हम प्रीमाइसेस की बात करें, एरिया की बात करें, तो यानी हमें यहीं से थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि ये हमारी डीआई कहीं ना कहीं किस पे बेस है, एरिया किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मेंसुरेशन का। तो यानी ये डीआई हमारी क्या है, मेंसुरेशन पे है। और फ्लोरिंग की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं 2D कॉन्सेप्ट यानी 2D फिगर पे बेस्ड है। अगर वो क्या है, पेंट की बात करता, ठीक है, तब हमें समझना था कि तब ये फिगर हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती, रेनोवेशन जो होता वो किस तरीके का होता, वॉल पे पेंटिंग का होता, किसी भी टाइप का। तो तब हमारे पास जो फिगर होती वो 3D फिगर के रेस्पेक्ट में होती। ठीक है, तो हमें यहीं से क्लियर हो रहा है, फ्लोर की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है फ्लोर पे टाइल्स हो चाहे मार्बल हो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा। और किस फिगर का, 2D फिगर का। ठीक है, आपके पास जो फ्लोर होगा या तो वो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में होगा। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो हमारा ये किस किस टॉपिक पे बेस है, तो मेंसुरेशन टॉपिक पे बेस है और 2D फिगर पे बेस्ड है। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, द एरिया टू बी रेनोवेटेड comprises of a बिग हॉल मेजरिंग 25 बाय 25। यहाँ पर आपको रूम की जो मेजरमेंट है वो दी गई है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक बिग हॉल है और उसकी मेजरमेंट हमें कितनी दी गई, 25 बाय 25। यानी अगर हम बात करें तो क्या हो गया, इक्वल लेंथ इक्वल ब्रेथ, 25 इंटू 25 यानी स्क्वायर हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारे को प्रिंसिपल रूम की दी गई है, फिर पेंट्री रूम की दी गई है, रिकॉर्ड कीपिंग रूम की दी गई है, नेक्स्ट आपके पास लोकर एरिया की दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बताया गया टोटल जो क्या है कॉलेज का, ठीक है, स्कूल का, सॉरी ये मिस चेंज करेक्ट कर लीजिएगा, स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल की है। ठीक है, टोटल जो स्कूल का एरिया है, ठीक है, वो कितना है, 2800 स्क्वायर मीटर है। अब हमारे को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है द कॉस्ट ऑफ वुडन फ्लोरिंग इज 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो वुडन फ्लोरिंग की कॉस्ट है वो 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और जो मार्बल की है वो कितनी है, 140 रुपीज। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर रूम्स है डिफरेंट डिफरेंट, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, एरिया होंगे, और हमें उनकी फ्लोर की रेनोवेशन की कहीं ना कहीं कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो हमारा डाटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहला कॉलम क्या जनरेट हो रहा है, नंबर ऑफ रूम्स और नेम ऑफ रूम्स अगर हम बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन करेगा, जो रूम के नेम दिए, सेकंड किसको डिफाइन करेगा, उनके एरिया को, थर्ड उसमें किस टाइप की आपके पास फ्लोरिंग हो रही है, और फिफ्थ पर स्क्वायर मीटर फ्लोरिंग की कॉस्ट क्या है उसके रेस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ से कहीं ना कहीं ये तो मिल रहा है कि हमें एटलीस्ट टेबल फॉर्म में डाटा को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सेकेंड थिंग हमें ये चेक करनी है क्वेश्चंस को पहले रीड करके कि हमें एक सिंगल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको हर रूम की मेजरमेंट दिया, पर आपके जितने भी आपके पास इसके बिहाफ पे 4 या 5 जितने भी क्वेश्चंस दिए, उनमें 5 के 5 रूम की एरिया को अगर यूज ही नहीं किया गया तो हम एक सिंगल सॉल्यूशन में उनका एरिया फाइंड कर ले, हर रूम की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रेनोवेशन कॉस्ट क्या फाइंड कर ले। पर हमारे पास ओवरऑल लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे को हर क्वेश्चन के उसमें, मतलब हम टोटल 5 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें कुछ ऐसे रूम हैं जिनका कहीं यूज ही नहीं किया गया, यानी जिनकी मेजरमेंट का भी यूज नहीं है और जिनके रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर हमारा एक सिंगल सोल्यूशन यूज होगा, नहीं होगा। तो हमें इसीलिए और कभी कभी हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि हमें ओवरऑल भी फाइंड करना पड़ रहा है। तब हमें क्या ऑब्जर्व होता है, यार स्टार्टिंग में ही हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, एक सिंगल सॉल्यूशन हम इसका फाइंड करते हैं तो हमारे लिए और इजी हो जाता है। पर वो हमें कब ऑब्जर्व होता है, जब हम 5th नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए हमें सबसे सेकंड तक क्या करना है, हमें सब सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करना है। चलिए अब रीड करते हैं क्वेश्चन, अब फिर दोबारा इसकी टेबल फॉर्म देखिए। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन ऑफ हॉल एंड लोकर एरिया। हमें लोकर एरिया और हॉल का एरिया तो चाहिए होगा, रेनोवेशन कॉस्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्कूल टू बी रेनोवेटेड। हमें वो एरिया बताना है जो स्कूल का रेनोवेट हो रहा है। तो यानी हमें हर रूम का एरिया चाहिए होगा, उसका जो टोटल होगा वही तो रेनोवेटेड एरिया होगा। तो यानी हमें इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है कि हमें इस केस लिए डीआई का एक सिंगल सॉल्यूशन जनरेट करना होगा। आगे के क्वेश्चंस तो हम रीड ना भी करें तो हमें तो भी क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले हम टेबल जनरेट करते हैं। चलिए
सबसे पहले हम टेबल जनरेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, रूम्स के नेम। सबसे पहला क्या है आपके पास, बिग हॉल। सेकंड आपके पास है प्रिंसिपल रूम। थर्ड आपके पास है पेंट्री। फोर्थ आपके पास है रिकॉर्ड कीपिंग रूम, रिकॉर्ड रूम कह देते हैं जिसे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ। और फिफ्थ आपके पास है लॉकर। ठीक है, अब हम इनके एरिया की बात करते हैं। ठीक है, बिग हॉल का एरिया कितना है, 25 इंटू में 25। तो हम इसे फाइनली फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 625। ये बात क्लियर है। सेकंड हमारे पास है प्रिंसिपल रूम जिसकी मेजरमेंट है 13 इंटू में 18। तो इसका एरिया, सॉरी, इसका एरिया आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास है पेंट्री रूम, इसका एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 15/14। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी कहीं कहीं ध्यान देना है। 15/15 अगर हम कहें तो हमें क्लियरली पता होता है 225, एक कम है तो 15 225 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 210। ठीक है, बजाय हम 15 इंटू 14 कैलकुलेट करें तो ये हम क्या है ज्यादा स्पीडली क्या काउंट करेंगे, 15 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 225। 225 में से 15 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा एरिया 210। ठीक है, सेकंड थर्ड आपके पास क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग रूम, इसका है 20 इंटू में 15, 300 स्क्वायर। और नेक्स्ट है आपके पास लॉकर, उसका है 30 इंटू में 22, कितना आ जाएगा 66 यानी 660। ये हमारे पास क्या आ गया, सबका एरिया आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, मैंने मीटर स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा ताकि यहाँ पे लिख देती हूँ मीटर स्क्वायर में क्योंकि मीटर में है। क्लियर है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस रूम में किस टाइप की फ्लोरिंग हो रही है। तो हमें यहाँ पर लास्ट में डिस्क्राइब किया गया है लोकर रूम, रिकॉर्ड कीपिंग रूम एंड द पेंट्री, तीनों में किसकी है, मार्बल की। यानी अगर हम लास्ट से देखें तो यहाँ पर है मार्बल की, यहाँ पर भी है मार्बल की और यहाँ पर भी मार्बल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को दिया गया है द प्रिंसिपल रूम एंड हॉल टू बी फ्लोर्ड विद वुड। जो प्रिंसिपल रूम है और जो क्या है आपके पास हॉल है, दोनों में किस टाइप की फ्लोरिंग है, वुडन की। ठीक है, तो यानी हम इसके लिए क्या लिख देते हैं, डब। अब आपके पास हम वुडन फ्लोरिंग की कॉस्ट की बात करें तो वुडन फ्लोरिंग की कॉस्ट कितनी है आपके पास 100 रुपीज स्क्वायर मीटर। तो इसके आगे हम कॉस्ट लिख देते हैं 100। मार्बल फ्लोरिंग की कॉस्ट कितनी है 140, तो इसके आगे हम क्या वैल्यू लिख देते हैं 140। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक टेबल जनरेट हो गई है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हर के लिए क्या है, आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हर रूम के लिए, ठीक है, जो रेनोवेशन कॉस्ट है वो कितनी है। ठीक है, जो रेनोवेशन कॉस्ट है आपके पास हर रूम के लिए वो कितनी है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। बिग हॉल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एरिया मिल गया है 625 इंटू में 100। तो हम साइड में एक कॉलम में इनकी रेनोवेशन कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं एक सिंगल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसको हम क्या है हर क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बिहाफ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस कॉस्ट ऑफ द रेनोवेशन ऑफ होल एंड लोकर एरिया। लोकर एरिया और हॉल की जो रेनोवेशन कॉस्ट है वो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस टेबल को यहीं पर लिख लिया है। ठीक है, बिग हॉल की प्रिंसिपल पेंट्री एक टेबल फॉर्म में हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमसे जो रेनोवेशन कॉस्ट पूछी गई है वो किस किस की पूछी गई है, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट हमसे पूछी गई है हॉल प्लस लॉकर रूम। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं हॉल एंड लॉकर रूम की, हमसे जो कॉस्ट पूछी गई है, तो हॉल की हमारे पास कितनी है, आपके पास हॉल का एरिया हमारे पास कितना है 25 इंटू में 25, ठीक है। और अगर हम हॉल में बात करें किस टाइप की फ्लोरिंग है, तो वुडन टाइप की फ्लोरिंग है, ठीक है। तो वुडन टाइप की फ्लोरिंग की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टोटल कॉस्ट ही फाइंड कर लिया। कॉस्ट बराबर क्या होता है एरिया इंटू में, चाहे हम डायरेक्ट 625 ठीक है इंटू 100 ले सकते थे। सेकंड आपके पास है लॉकर रूम। लॉकर रूम का डायरेक्ट हम एरिया भी ले सकते हैं। लॉकर रूम का हम एरिया ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 660, ठीक है। और लॉकर रूम के लिए किस टाइप की फ्लोरिंग है, मार्बल की, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 140। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी 62,500, और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी 84 का 4 9। तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 9450, 1,54,900 रुपीज क्या है हमारे पास रेनोवेशन कॉस्ट आ जाएगी। कौन कौन से रूम की, हॉल रूम की, और क्या है सेकंड अगर हम बात करें लॉकर एरिया की, ठीक है। बिग हॉल की, और बिग हॉल में किस टाइप की फ्लोरिंग है आपके पास वुडन, और सेकंड हमारे पास क्या है लोकर एरिया, उसकी टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ स्कूल दैट इज रेनोवेटेड, ठीक है। रेनोवेटेड एरिया कितने परसेंट है हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने हर रूम का क्या है एरिया फाइंड कर रखा है, तो हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 625 प्लस 234 प्लस 210 प्लस 300 एंड प्लस 660, ठीक है। सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 2 3 5 5 6 6 6 6 12, ठीक है 2029। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना आ गया 2029। ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट एरिया हमारे पास क्या है रेनोवेटेड है, हमें ये फाइंड करना है। तो वो कितना हो जाएगा 2029 अपॉन में टोटल एरिया 2800, ठीक है इंटू में 100, ठीक है। इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे 28 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 7 टाइम उसके बाद 2 यानी 72.46%, ठीक है। तो हमारे पास कितना एरिया जो है वो रेनोवेटेड है कितने परसेंट, तो वो वैल्यू कितनी आ गई 72.46%, ठीक है। हाउ मच एक्स्ट्रा मनी स्पेंड ऑन मार्बल देन दी स्पेंड ऑन वुडन फ्लोरिंग। आपके पास आपको क्वेश्चन ये बताना है कि कितना जो हमारे पास कॉस्ट है मार्बल में कितनी ज्यादा इन्वेस्ट हुई है किसके कंपैरिजन में वुडन की। तो सबसे पहले देखिए हमें सबसे पहले किसकी फाइंड करनी होगी टोटल वुडन की और टोटल उसकी। हमारे पास एरिया जो है वुडन फ्लोरिंग का ठीक है वो कितना है 625 प्लस 234, ठीक है इंटू में 100। तो इसके लिए हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 9 5 एंड 8, ठीक है 85,900। सेकेंड हमारे पास किसकी है मार्बल की, ठीक है मार्बल फ्लोरिंग की। तो उसके लिए हमारे पास की कॉस्ट आ जाएगी, उसके लिए हमारे पास टोटल एरिया कितना है 210 प्लस 300 प्लस 660, ठीक है इंटू में 140, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 1170 इंटू में 140, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मार्बल फ्लोरिंग की कॉस्ट आ जाएगी 1,63,800 रुपीज। ये हमारे पास मार्बल की आ गई है और ये हमारे पास वुडन की। तो हमें डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों वैल्यू को। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास
77,900 रुपीज। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 77,900 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ मच मनी स्पेंट ऑन द मार्बल फ्लोरिंग। मार्बल फ्लोरिंग पे कितनी मनी स्पेंट हुई है? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है मार्बल फ्लोरिंग पे कितनी हुई है, हमने टोटल फाइंड की है, वो कितनी है? 1,63,800। तो इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करने की ही जरूरत नहीं थी, हम ऑलरेडी ये डाटा पहले ही फाइंड कर चुके थे। तो ये हमारे पास वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्कूल इज कारपेटेड एट द रेट ऑफ 90 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। जो आपके पास रिमेनिंग एरिया है स्कूल का, ठीक है, उसे क्या है? कारपेट से रेनोवेट किया गया है और उसकी पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या है? टोटल क्या फाइंड करनी है? रेनोवेशन कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अभी हमने फाइंड किया था रेनोवेटेड एरिया कितना था? 2029। ठीक है, ये हमारे पास रेनोवेटेड एरिया था। और टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया आपके पास कितना है? टोटल एरिया हमारे पास है 2800 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि रिमेनिंग एरिया कितना है, तो रिमेनिंग एरिया आपके पास कितना आ गया? 771। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर क्या है, किसी भी से रेनोवेट नहीं हुआ था, अब इसे कारपेट से रेनोवेट किया जा रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज स्क्वायर मीटर। तो हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 69,390 रुपीज क्या है जो रिमेनिंग एरिया था, अगर हम उसे कारपेट से रेनोवेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, थैंक यू सो मच।